अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर 1 की रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। अभी मैंने इससे सेशन से पहले आपको गोलियां दी हैं, राइट, स्वीट्स दी हैं। जो सबसे अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी लगी वो ये है कि मुझे लगता है किसी ने भी शुक्रिया नहीं अदा किया। ये सबसे अच्छी बात ये थी, राइट। बस सबने मैंने किया जी, ठीक है जी। ये आदत बनाएं। मैं सबसे पहले आज आपको टेस्ट करना चाहता था कि आपकी आदत का हिस्सा क्या है, राइट। ये मजाज होना चाहिए। कहा होगा, लड़कियों ने आहिस्ता कहा होगा, ज़ाहिर बात है गैर महरम हूँ तो इसलिए, तो बाकी लेकिन लड़कों में से भी किसी ने ये बात जो है वो नहीं कही। अच्छा, ये एक मजाज का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के नहीं कहा, ये मजाज का हिस्सा है। मैं सऊदीया में था तो मेरे पास कुछ चॉकलेट्स थी, गालबन ऐसी थी, तो मैं बच्चों में बांट रहा था। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात देखी, बड़ी खूबसूरत। वहाँ जो जॉर्डन्स के थे लोग, सऊदीज़ थे, मैं उनको बच्चों को, जो बच्चे उनके साथ आते हैं हरम के अंदर, तो मैं उनको देता था, तो वो कहते थे शुक्रन। वो फ़ौरन हर एक ने कहा कि इस शख्स का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें दे रहा है। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ कि यार हमारे अंदर, एशियंस के अंदर मैंने नॉर्मली आदत नहीं देखी। बल्कि आप उनको वो दें तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और कहते हैं यार ठहरें एक मिनट ज़रा, दूसरा भी आने दें। समझ आ रही है ना। और अच्छा, दूसरी चीज़ जो अच्छी मैंने उनकी देखी, अच्छी ये चीज़ मैंने क्या देखी, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो किसी को ऐसे नहीं देते। ऐसे से क्या मुराद है, अगला बंदा हाथ, यानी आप हाथ को ऐसे करेंगे ना, ये मांगने वाला हाथ है, वो कैसे करते थे, वो पेश करते थे ऐसे, ताकि तुम अपना हाथ ऊपर लेकर आओ। तुम अपना हाथ, तो इस आदत का हिस्सा बनाएं कि कोई शख्स आपके साथ अच्छा सलूक करे तो उसको थैंक यू कहने का जो है ना मजाज बनाएं। थैंक यू, राइट। चापलूसी होती है कि कुछ भी नहीं किया से थैंक यू सर, सर थैंक यू, ये चापलूसी होती है, ये भी गलत है। लेकिन किसी ने आपके साथ अच्छा सलूक किया तो उसको क्या बोलने आप, किसी ने आपको शीट पकड़ा दी, कोई जगह दे दी, कहीं पर बैठ गए हैं, तो से थैंक्स कि जी अच्छा थैंक। ये गोरों में भी बहुत अच्छी आदत होती है। लाहौर एयरपोर्ट से एक दफ़ा मैं फ़्लाई कर रहा था, तो मैं देखें, मैं, कुछ लोग कहते हैं जी आप कंडेम बड़ा करें, कंडेम नहीं कर रहा, मैं क्रिटिक करता हूं ताकि हम अपने आप को ठीक करें। तो हम लोग जब गए और हमने अपनी ट्रॉली पे बोर्डिंग पास लिया और ट्रॉली को चुस करके, वो जनाब, एक ने बोला ट्रॉली वो फेंकी, दूसरे ने बोला ट्रॉली वो फेंकी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो रास्ता था वो वहाँ जाने के लिए कम होता गया। देयर वॉज अ लेडी, अंग्रेज़ थी, और उसने अपने बच्चा पकड़ा हुआ था, उसने उस बच्चे को एक साइड पे बिठाया, राइट, और उसने उन तमाम ट्रॉलीज़ को क्या सैक करना शुरू कर दिया, एक दो, और पूरी उसने क्यू लगा के उसको बिल्कुल साइड पे करके वो आई, उसने अपने बच्चे को पकड़ा, दोबारा लाइन में खड़ी हो गई। मुझे ऐसे लगा कि इसने हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है सबके। हम सब जो जा रहे हैं, इसने हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है कि क्या तरीका है तुम्हारा, क्या कौम हो तुम, क्या चीज़ हो। ठीक है ना, कि भी तुम फेंकी जा रहे हो चीज़ें, रास्ता रोकी जा रहे हो। इस्लाम तुम्हें कहता है कि रास्ता मत रोको, और तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद क्या होता, मैं होता तो मैं वापस आता और अपने दोस्त को कहता कितने बेगैरत हैं यार, ये देखो सारा का। उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं, ये उससे अच्छी उसकी ये थी, चुप करके उस दोबारा क्यू में लगी और चली गई। सिर्फ उसने एक मैसेज दिया, साइलेंट मैसेज, कि नेशन ये होती है कि आप लोगों के लिए रास्ता, मस्जिद में चले जाएं तो मस्जिद में जाके जनाब जब बाहर निकलने लगते हैं तो लोग रास्ते में जुमा जुमा पढ़ रहे होते हैं, सब लोगों को तंग कर रहे होते हैं और समझ रहे हो कि मैं इबादत कर रहा हूँ। ये क्या, किस चीज़ की इबादत है।
ये इबादत नहीं है कि आप लोगों को तंग करके। इबादत का मतलब है कि अल्लाह की बात को मानना और उसको सुनना। सही है ना? अभी तक किसी ने भी शुक्रिया नहीं अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। चल कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। तो आदत बनाए, इंशाल्लाह ताला आपकी ट्यूनिंग करता रहूँगा, साथ साथ सेट हो जाएंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बात मुकम्मल कर ली थी हमारे चैप्टर नंबर 1 की समरी की। आज हम उसी समरी को ज़रा रीडिंग के स्टाइल में देखेंगे। इसमें एक नज़र पहले क्वेश्चंस को देख लें। आपकी किताब का, खालिद पेटीवाला की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 21A है। खालिद साहब की किताब के अंदर जो चैप्टर्स, सॉरी, खालिद साहब की किताब में हर चैप्टर का आगे पार्ट A, B और C भी है। चैप्टर जो नॉर्मल जो चैप्टर होगा 21 वो चैप्टर होगा 21, खालबन जो ए होगा वो चैप्टर होगा, बी क्वेश्चन और सी उसके आंसर होंगे। अपडेटेड जो आंसर है वो मौजूद होंगे। आई थिंक सो कि एक आध दिन में बुक जो है वो शॉर्ट है, वो मार्केट अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वो हार्ड बाउंड में वो बाई कर लीजिएगा। आज स्टूडेंट कहते हैं सर सॉफ्ट में हमारे साथ शेयर कर दें, तो मुझे इजाज़त नहीं है शेयर करने की, राइट। बाज़ का स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी किताब अपनी क्यों नहीं है। मैं क्योंकि मेरे उस्ताद मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, इसलिए अभी तक मैंने इसके ऊपर अभी वो जिसारत फ़िलहाल की नहीं। हो सकता फ्यूचर में मैं भी कर लूँ, लेकिन बुक रिव्यूअर ज़रूर हूँ मैं। बहुत किताबें हैं ऐसी जिनको मैं रिव्यू करता हूँ, अपने कमेंट्स उनकी चीज़ों को ठीक भी करता हूँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन देखिएगा। कल एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे। देखें, मेरी सारी जो टीचिंग होती है वो होती ही एग्ज़ाम बेस है। पहली बात तो ये है कि मुझे आपको सबसे पहले पास करवाना है, मैंने तो नहीं करना, अल्लाह ने आपको पास करना है, तो मेरा सारा फोकस ही एग्ज़ाम पे होता है। मैं कोई ऐसी चीज़ जो एग्ज़ाम से हट के होगी मैं उस पर फोकस नहीं करता। आप सवाल लाख पूछते रहे कि सर सेक्शन 147 का बता दें, अब्बू को मसला आया हुआ है, तो मैं कहूँगा ये आपके अब्बू का मसला है, मेरा मसला नहीं है, ये वही किसी से हल करवाए। मैं फ़िलहाल मेरा क्लास में फ़ोकस क्या होगा, एग्ज़ाम फोकस, कि हमने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। हमारा इसके अलावा फ़िलहाल कोई फोकस नहीं होगा। कल जिमनाई ने मेरी ख्वाब में आया तो उसने कहा जी आपके स्टूडेंट मेरे से बात नहीं करते। मैंने कहा वो तो मेरे से भी बात नहीं करते भाई, मैं किससे गिला करूं। तो वो बड़ा रो रहा था, उसने कहा जी आपके 2-3 स्टूडेंट ने मेरे से बात की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज फिर उनसे कि आपसे बात किया करें। तो प्लीज़, वो बहुत रो रहा था, रो रही नहीं थी, रो रहा था बेचारा, तो आप प्लीज़ उससे बात किया करें, उसको हौसला दें, ठीक है। ये आपकी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करेगा। जिमनाई का पता है ना? हाँ, ये किसी की चच्ची नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, एआई जो है ना, जनरेटिव जो है, ये सॉफ्टवेयर है। ओके जी, अब देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को ज़रा देखना शुरू करें तो आप इसमें अगर इसको ज़रा देखें तो मार्च 23 के अंदर एक क्वेश्चन है आपका। जी, ये करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन, ये चैप्टर 3 में आएगा जाके। अभी हम इसको फ़िलहाल वो छोड़ देते हैं, चैप्टर 1 का नहीं है। कहता स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट अचीव्ड बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन, राइट। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन को रीड करना मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर तो कम होगी ये स्नेक स्ट्रैटेजी, आगे जो चैप्टर्स आएंगे ना जहाँ पर लॉ को हम रीड करना शुरू करेंगे, यहाँ ये बढ़ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब देखें यहाँ पर फोकस किसके ऊपर है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या कहता है, उसको आप स्टेट करें, स्टेटमेंट दें, मीन आप उसको 1/2, अगर उसने 4 कहा है तो 5-6 लिख सकते हैं, इट्स ओके, नो इशू। मार्क्स कितने हैं इसके, 3, लेकिन 10 नहीं लिखने, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, हम 4 लिखेंगे। अच्छा, इसको करना कैसे है, अब ज़रा इसको देखिएगा। हम इसको एक नई शीट लेते हैं यहाँ पे। देखें, आपने लेट्स सपोज कि क्वेश्चन नंबर है 8, तो आप एग्ज़ाम में लिखती हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो भी आपका स्टाइल है,
मैं हमेशा हेडिंग ज़रूर देता था। हेडिंग क्यों देता था? यू हैव टू प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर द एग्जामिनर, ये बात जहन में रखिएगा। जितना आप उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। उसको तंग नहीं करना, अज्यूम नहीं करना बहुत सारी चीज़ों को, वाना गोना होना, ये बातें आपने एग्ज़ाम में यूज़ एक्रोनिम्स एब्रीवेशन से अवॉइड करना है। चीज़ एग्जामिनर कहता है कि शो व्हाट यू आर डूइंग, जो कर रहे हो मुझे वो दिखाओ। इन चीज़ों को आपने अब अपनी हैबिट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी अब हमने पहले हेडिंग देनी है, राइट। तो इसकी हेडिंग हम दे सकते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, ये टाइम कंज्यूमिंग हेडिंग है, राइट। दूसरा स्टाइल क्या है? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। हर लेटर कैपिटल हो आपका पहला, और आप इसको अंडरलाइन कर दें, ये भी एक हेडिंग मौजूद है। पैराग्राफिक हेडिंग्स को मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उस तरह से हेडिंग दें। जैसे कि आप इसको नॉन रेवेन्यू ऐसे लिख दें, आप नॉन रेवेन्यू, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। इस तरह के हेडिंग ना दिया करें, या इसको अडॉप्ट करें या इसको अडॉप्ट करें, लेकिन कोशिश करें कि इसको अडॉप्ट करें। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि आप कैप्स में लिखते हैं तो ये नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें एक एक सेकंड बचाना होता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसलिए ये रिकमेंडेड ये है कि आप उसकी हेडिंग दें। हेडिंग देने का फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम एन एग्ज़ामिनर, मैं एग्ज़ाम चेक कर रहा हूँ, मैंने 25 पेपर चेक किए और मैं किसी काम के उठ के चला गया, या दिन ख़त्म हो गया, मैं नेक्स्ट डे आपका पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मुझे दोबारा पेपर अगर खोलना पड़ रहा है आपके लिए, तो मेरे लिए वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगी। यानी आपने कहा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए बस, और नीचे आपने लिखना शुरू कर दिया, तो मुझे दोबारा पेपर हो सकता है खोलना पड़े। लेकिन अगर आपने हेडिंग दी हुई है ना, चूंकि मैं लास्ट डे में 25 पेपर चेक कर चुका हूं, तो आपने मुझे कन्वीनियंट कर दिया कि मैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं या लिख रही हूं, राइट। इट विल मेक द एग्जामिनर हैप्पी। एग्जामिनर को क्या करेगा, ये बात खुश कर देगी। रिकॉर्डिंग ठीक जा रही थी जी? ठीक है, समझ आ रही मेरी बात की? तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपने थ्रू आउट सीए में अडॉप्ट करनी है। इज इट क्लियर? एक चीज़ आज नहीं बताई है, शो हिम व्हाट यू आर डूइंग। जो कर रहे हो वो उसको बताओ कि भाई मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। आगे जब कैलकुलेशंस आएंगी तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशंस को कहाँ करना है। अच्छा, ठीक है जी, ये बात आपने एक जहन में रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। ये मल्टीमीडिया चलवाएं ज़रा। जी, चला कि नहीं? तो एक चीज़ तो आपने ये जहन में रखनी है कि आपने हेडिंग्स जो है वो लाजमी आपने वो देनी है। हेडिंग्स के बगैर आपने काम जो है वो नहीं करना। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने इस पर फोकस करनी है वो ये है कि क्वेश्चन को चूज़ करते हुए आपने सही चीज़ का इंतखाब करना है कि क्वेश्चन कौन सा है जिसको मैंने आगे उसको लेके चलना। चल गया साउथ जी? चले, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन की उसकी रीडिंग्स के ऊपर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मैं आपके सामने इसको रीड करता हूं, आपने मुझे इसका बताना है जी। जब इसको मैं रीड कर रहा हूं, सितंबर 2021 के अंदर कहता है जी, स्टेट एनी 5 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। स्टेट 5 ways that can be used, right, for the which can be used for the development of the country। कि ऐसे 5 तरीके बताएं जिससे एक मुल्क में डेवलपमेंट हो सकती है। राइट, पढ़ा था ना हमने कि इन तरीकों से।
आप कहते हैं अगर मुझे 5 नहीं आते, इट्स ओके, आप 4 लिख लें, एक आध नंबर अगर आपका वहाँ से मिस हो गया तो आपने उस पर परेशान नहीं होना, आपने उसको बेसिकली वो फोकस करना है जी। एक क्वेश्चन है जी 5 नंबर का, सितंबर 2019 में टेस्ट हुआ। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। वो आज हम पढ़ेंगे, वो अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, वो आज हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो क्या होते हैं। क्लियर? ये हमारा एक चीज़ रह गई थी, इसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। पढ़ा था हमने। ब्रीफली एक्सप्लेन, ब्रीफली कहता बहुत ब्रीफली, अच्छा ब्रीफली डिस्कस, आप डिस्कस करें कि कौन से लेवी ऑफ टैक्सेस के जो प्रिंसिपल्स हैं 3 वो आप इसमें लिख दें, 4 लिख सकते हैं अगर आप, तो वो भी इसमें लिखे जा सकते हैं। एनी हो, इट्स क्लियर। तो रादर इसके अंदर ये जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है, इसमें नॉर्मली प्लेन क्वेश्चंस होते हैं, इसमें प्लेन क्वेश्चंस होते हैं। एक दफ़ा उसमें उसने क्या किया था कि एक लिस्ट प्रोवाइड की थी, उसने कहा था भी इसके आगे आप बताएं कि ये क्या चीज़ है, इसमें हम टैक्स का कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, वो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन था, दिस वन। इसको अभी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब ये मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा तो फिर आपको इन चीज़ों की समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, राइट। ये पोस्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पर आ चुका हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अब इसको मैं रीड करूँगा, जिस वर्ड की आपको समझ ना आए, जहाँ पर आपको इशू आए, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो कुछ लिखा हुआ है यू कैन रीप्रोड्यूस, आप इसको खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इसको रीड करूँगा, आप बताएंगे सर मुझे इस लफ्ज़ की समझ, मैं ऑल्दो ये सारा कुछ आपको रिपीट कर चुका हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब हम टेक्स्ट को देखेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी पैदा हो, साथ साथ जहाँ पर होगा मैं आपको एग्जाम्पल भी इसकी कोट करता जाऊँगा। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि रीडेबल है ये? दिस वन, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन इज डिफाइंड इन मैनी वेज। सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी क्या है इसकी? आज तक एग्जामिनर ने कभी इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी, पहली बात तो ये है। मैं कहूँ कि ये चीज़ हमारी किताब में मौजूद है लेकिन एग्जामिनर ने पूछी नहीं, तो इट मीन्स कि आज उसको एक दफ़ा पढ़ लें, कभी दोबारा रिवीजन के टाइम पढ़ लें, फिर एग्ज़ाम के टाइम। आपका उस्ताद एग्ज़ाम से जाने से पहले 4 दफ़ा किताब रिवाइज़ कर चुका होता था। कितनी दफ़ा? और हमारे एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं होती थी, हमारे एग्ज़ाम के अंदर 4 पेपर पास करने होते थे। समझ आ रही है? तो आप ज़रा देखें कि हम किस मुश्किल से हमने वक्त गुजारा। छुट्टी कोई नहीं है, 4 पेपर देने हैं, चारों ही पास करने हैं, एक में फ़ेल तो सब में फ़ेल। और मैं फिर भी 4 दफ़ा किताब रिवाइज़ कर चुका होता था। आप कहेंगे सर फिर आपकी आँख खुल जाती थी या सोए रहते थे? जाग के करता था अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। कैसे करता था? पहली दफ़ा इंटेंसिटी और होती थी और मैं अपना फ्लैश कार्ड बनाता था, राइट, उस वक्त मैं लिख के याद करता। दूसरी दफ़ा सेकंड डिवीजन में मेरी, एक देखें, एक तो मैं करवाऊंगा ना आपको, एक दफ़ा आप घर जाके पढ़ेंगे, फिर आप इसकी इंटेंसिटी आप बनाएंगे, राइट, फिर आप एग्ज़ाम में भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है आप तो 5 दफ़ा करनी चाहिए आपको। ओके, ये बात ज़हन में रखिए, क्योंकि नॉर्मली मैं टीचर से नहीं पढ़ा हुआ, मैं ख़ुद अपनी प्रिपरेशन करता था। क्यों करता था वो कभी फिर सुनाएंगे जी। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सॉवरन किसे कहते हैं? किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक सॉवरन बॉडी है, वेयर अ सॉवरन थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी। देखें ये कॉमा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ भी कॉमा नज़र आ रहा है। जब इन्वर्टेड कॉमास 2 लगे हुए हों तो वो नॉर्मली चीज़ एक्सप्लेन हो रही होती है। इसको हम अगर ऐसे लगाएंगे पैरेंथेसिस तो ये बनेगा। तो अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, इट्स अ प्रोसेस बाय विच
द सॉवरन रेजेस रेवेन्यू इन ऑर्डर टू यूज़ इट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। देखें, ये जो मैं इतनी बारीक बातें डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, माइट बी कि ये आपको बॉदर कर रही हूँ। कुछ बच्चे ओ लेवल से ए लेवल से आते हैं, कहते हैं सर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बेटा मुझे मैस कम्युनिकेशन करनी है, मुझे सबको साथ लेके चलना है, इसलिए चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने आगे जो आपको पढ़ाना है ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ होनी है। तो इसलिए मैंने फाउंडेशन आपकी अच्छी बनानी है। फाउंडेशन अच्छी होगी तो आपके बाकी जो बिल्डिंग भी है बहुत अच्छी बनेगी। तो इट्स अ प्रोसेस बाय विच द सॉवरन, थ्रू सॉवरन, पाकिस्तान में इस वक्त सॉवरन कौन है, आप कह सकते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी नॉर्मली हमारी पाकिस्तान में पार्लियामेंट है। आगे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 2 है उसमें इस चीज़ें डिस्कस होंगी, राइट। तो एक सॉवरन क्या करती है, रेजिस रेवेन्यू। रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू क्या है आपको पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, वो टैक्सेस होते हैं। और इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो पाकिस्तान में टैक्सेस लगाए हैं वो कौन से हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ओके, कितने टैक्सेस हैं, 5, राइट। देखें ऐसे, तो कस्टम ड्यूटी अलग है ना, मैंने कस्टम ड्यूटी को क्या लिखा, अलग लिखा। क्यों लिखा, इसकी रीज़न बताता हूँ, राइट। इसकी सुनिएगा, इन चारों को इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड पाकिस्तान, इनलैंड इस लैंड से, राइट। ये देखें, ये क्या है इनलैंड और ये क्या है आउटलैंड। आउटलैंड क्या है, बाहर से। तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टम ड्यूटी है, जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट फिर हमसे वो टैक्स लेता है, दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। इस वक्त हमारे सिलेबस में ये 2 चीज़ें हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स अराउंड 65% एंड सेल्स टैक्स 25%, ये है शामिल इस। ओके, तो आज के बाद अगर आपसे कहा जाए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कितने टैक्सेस हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना, इसको कराची में बुरा कहते हैं। किसी को कहना हो ना ऐसे तो बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहना। क्या कहना आपने, 5, ऐसे नहीं करना उसके साथ। समझ आ रही है, ये अच्छा निशान नहीं है, समझ आ रही है। कितने हैं, 5। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 सेल्स टैक्स, नंबर 3 फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सीवीटी और कस्टम ड्यूटी। याद हो गया आपको, ये हमारी किताब में आगे लिखा हुआ है। कितना तेज़ आदमी हूँ, 5 चीज़ें याद करवा दी आपको, इंशाल्लाह आगे भी हो जाएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है एक ही डेफिनेशन कर लें, उतना मसला नहीं होगा, इट्स ओके, हल्का हल्का चले ज़रा। बाकी चीज़ें इसको आप रीड करना चाहें तो इट्स ओके, पढ़ सकते हैं। अब आ गया जी रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। इसमें इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, जिसकी मैं कहूँगा इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपने उसको लिख के याद लाजमी करना है, ठीक है। कैसे करना है उसको, लिख के याद, क्योंकि अभी मैंने दिखाया, एग्जाम में आया था ना कि राइट डाउन दी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स। यील्ड किसे कहते हैं, अब ये नया लफ्ज़ आ गया आपके लिए। यील्ड कहते हैं आउटपुट को, किसी चीज़ की आउटपुट जो उसको यील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास दरख्त है उसका ऑरेंज का, तो उस पे जो ऑरेंज लग रहे हैं कहेंगे ये इसकी यील्ड है। क्या उसकी यील्ड है। आपने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो उसकी क्या होगी, यील्ड होगी। आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स के ऊपर क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड, क्या मिलेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड यील्ड। मैं हर लफ्ज़ जो बोल रहा हूं उसका मेरे सिलेबस में एक इम्पैक्ट है, अंडरस्टैंड। कोई मैं आपसे कहानीबाजी नहीं कर रहा, इस तरह के नहीं है। मेरा हर लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूं इसका आगे एक इम्पैक्ट आएगा। इस क्लियर, ये वर्ड क्लियर हो गया आपको। तो टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस
द गवर्नमेंट लेविज टैक्सेस इन ऑर्डर टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, collection of revenue to run the government and to run and administer the government। देखें समरी पे ये बात लिखी होगी। to use as a tool for implementation of its policies and, अब सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है, ये जो लिखा हुआ इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। ये क्या होता है और ये क्या होता है, फुल स्टॉप। अब सुनिएगा, लॉ के अंदर रीड करते हुए जब कॉलन होगा, 2 नुक्ते लगे होंगे, इसका मतलब है कि आगे कोई लिस्ट चल रही है, राइट। सेमी कॉलन लगा होगा तो उससे मुराद होगी कि ये बात इटसेल्फ कंप्लीट हो चुकी है और कॉमा बता रहा है कि ये बात आगे भी कंटिन्यूड है, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, राइट। ये जो एंड लिखा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तो कभी एंड लिखा होगा या और लिखा होगा, इसका लॉ में बहुत इम्पैक्ट आएगा। एंड और में फ़र्क समझिएगा। हम कहते हैं कि स्कैन्स के अंदर, स्कैन्स में जो है, हम कहते हैं कि शलवार कमीज़, पैंट शर्ट, ट्राउज़र और, ठीक है, शॉर्ट्स अलाउ है। अगर मैं यहाँ पर एंड लगा दूँ तो उससे क्या मुराद होगी कि स्कैन्स में जब आप दाखिल होंगे, शलवार कमीज़ भी पहनेंगे, पैंट कोट भी आपने पहना होगा, शॉर्ट्स भी पहने होंगे। एंड से मुराद होगी ये सारे के सारे, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। ये बात सबको समझ आ गई है कि नहीं आई? तो अब आइंदा आपने एहतियात करनी है पढ़ते हुए कि जो लास्ट लाइन होगी उससे पहले एंड लिखा है या और लिखा है। और लिखा होगा तो उसके मायने बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एंड लिखा होगा तो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिएगा, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, अब पढ़ें इसको, एंड से क्या मुराद है, क्या ये एक इनमें से 2 या तीनों? तीनों। पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को चलाना, दूसरा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, एंड तीसरा राइट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के अचीव करने ज़रूरी हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। असाइड फ्रॉम प्योरली फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, कहते हैं हाँ ये पहला टैक्स का काम तो है कि हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मीट करना है, रोड्स बनाने हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वार्डन्स हैं, हमारे पास आर्मी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे लोग तो होने ही होने हैं। लेकिन टैक्सेशन ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कौन कौन से हैं? नॉन रेवेन्यू, ये वाले। स्ट्रेंथन एनेमिक एंटरप्राइजेज, मैंने आसान लफ्ज़ यूज़ किया अपने समरी में, सिक। अनीमिया कहते हैं खून की कमी को, तो फाइनेंस इज़ जस्ट लाइक अ ब्लड इन द बॉडी, तो इसीलिए हम एनेमिक, उसी का वर्ड है। एनेमिक एंटरप्राइजेज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशंस, बस इतना भी काफ़ी है, ठीक है। तो पहला है सिक इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना। प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस, राइट। अभी मैंने कौन सा बताया इंपोर्ट टैक्स है? क्या इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कौन सा है? कस्टम ड्यूटी। तो ये नॉर्मली हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद द अदर कंट्रीज, आप इसके लिए आसान लफ्ज़ लिख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, ठीक है, या डीलिंग विद द इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारी चीज़ें अभी ट्रंप ने जो किया है, उसने क्या किया था? टैरिफ बढ़ा दिए थे। तो टैरिफ इज़ अ टैक्स, टैरिफ से मुराद क्या है? टैक्सेस। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, ये मेंटल डिप्रेशन नहीं है, फाइनेंशियल डिप्रेशन है। जब डिप्रेशन आती है, डिप आता है, तो उसको कैसे टैक्सेस से कंट्रोल किया जा सकता है। रिड्यूस इन इक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो मुआशरे के अंदर जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पैसे की, उसको कंट्रोल करने के लिए भी टैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है।
to promote science and invention, finance educational activities or maintain and improve efficiency of the local forces. साइंस और इन्वेंशन को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस जो है वो एजुकेशन एक्टिविटीज़ को फाइनेंस किया जाता है. क्लियर? इन एक्टिविटीज़ को फाइनेंस भी किया जाता है. टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स. लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी इसमें की जाती है. एलिमिनेशन, ठीक है, मैंने बताया था कि ये आप डिस्क्रिमिनेशन को, इम्तियाजी सलूक ख़त्म नहीं कर सकते. हर मुआशरे में रहता है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, यहाँ पर भी है. टू डिस्करेज सर्टन अनडिज़ायरेबल सेक्टर एंड एक्टिविटीज़. इसकी क्या एग्जांपल दी थी मैंने आपको? सिगरेट की, कि 65% उन्होंने क्या लगा दिया इसके ऊपर? ड्यूटी लगा दी हुई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस पर लगी हुई है. ओके, इसको मैंने बताया, मुझे आपने याद करना, इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अभी चीज़ें हमने बाद में डिस्कस करनी है. क्या टैक्सेस एज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट यूज़ होते हैं? टैक्सेस आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज़ नॉट बिकॉज रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द स्टेट इज़ यूज्ड ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. कहता है इट डजेंट मीन कि आप जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो उससे रोड्स, ब्रिजेस और एयरपोर्ट्स बना रहे हैं. इसका हरगिज़ मतलब ये सिर्फ ये नहीं है. क्या है? रादर taxes can be used in many different ways for the development of the country. Some examples are, ये कहता है some examples ये हैं. क्या लगा यहाँ पे? कॉलन लगा हुआ है. ओके, जब एग्जाम में आएगा ना लिस्ट डाउन, तो ये बात याद रखें, आपने वहाँ पर यही लिखना है, कॉलन लगाना है. ओके, गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरिया एज अ फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन एंड इकोनॉमिक जोन and provide tax incentive or exemption to such areas. बस इतनी लाइन याद कर लें, ठीक है. तो पहली चीज़ क्या है, डेवलपमेंट कैसे है कि आप टैक्स एग्जेम्पशन उस एरिया को प्रोवाइड कर दें. टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स वाइल टैक्सिंग द लो इनकम ग्रुप्स एट अ लोअर टैक्स रेट्स. इससे भी डेवलपमेंट होगी. गरीबों के पास पैसा आएगा और उससे क्या होगी? डेवलपमेंट स्टार्ट होगी. इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स. इससे क्या होगा? लोकल इंडस्ट्री आपकी प्रोटेक्ट होगी और ग्रो करेगी. टैक्स क्रेडिट्स ऑन चैरिटेबल डोनेशंस टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज़. जो शख्स हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देता है उसको टैक्स में क्रेडिट दे. ये डेबिट क्यों नहीं है? टैक्स क्रेडिट से क्या मुराद है? हाथ खड़ा करें. टैक्स क्रेडिट से क्या मुराद है? मैंने बताया था क्या मुराद है जी. बेनिफिट, शाबाश जी. टैक्स के बेनिफिट्स. दो ही बच्चों ने बताया है. थैंक यू, माशाल्लाह. आप सही हो ना, थैंक यू कहा करें जी. तो टैक्स डेबिट क्यों नहीं कहा? टैक्स डेबिट क्यों नहीं कहा? ये क्रेडिट क्यों कहते हैं, डेबिट क्यों नहीं कहते? आप तो माशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किराए के अकाउंटेंट हैं जी. डेबिट क्या करता है? डेबिट ज़्यादा कर देता है. शाबाश. डेबिट क्या करता है? ज़्यादा कर देता है. गोली दूँ? देता हूँ आपको गोली बाद में ज़रा जी. देखें, बैंक में मैं सादा सी एग्जांपल देता हूँ. जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट देता है. बैंक क्या देता है आपको? क्रेडिट देता है, राइट. आप कभी भी हेल्पलाइन पे कॉल करें और आप उसे पूछें कि यार मेरी फ़लाँ अमाउंट क्रेडिट अभी तक नहीं हुई, मैंने एक चेक डिपॉजिट करवाया था. आपसे बात करने वाला बंदा फ़ौरन आपसे तरीके से बात करेगा. एक बंदा कहता है जी मेरे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए, मैंने चेक जमा करवाया था, अभी तक पैसे नहीं आए. वो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये टेक्निकल आदमी नहीं है,
बट वेन एवर यू से दैट कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द क्रेडिट, वो फ़ौरन समझ आएगा कि ये बंदा मेरे से कोई फाइनेंस का बात कर रहा है, तो क्रेडिट फेवर को कहते हैं। ओके, देन टैक्स एग्जेम्पशन टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट दीज एक्टिविटीज। देखें, दो लोग हैं, एक है उस इदारा, उस पर भी टैक्स ख़त्म कर दें, और दूसरा है उस इदारे को डोनेशन देने वाला, उसको भी बेनिफिट दें, इस पर भी टैक्स कम करें, इसका भी टैक्स कम कर दें, इनका भी टैक्स कम कर दें, तो क्या होगा? डेवलपमेंट। हॉस्पिटल्स नए बनने शुरू हो जाएंगे, उनके एक्सपेंडिचर मीट होना शुरू हो जाएंगे, तो इससे डेवलपमेंट होगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, कुछ कंडीशंस उनको मीट करनी होती हैं, उन पर टैक्स ख़त्म है, उन पर टैक्सेस पाकिस्तान में नहीं है। एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस टू एग्रीकल्चर सेक्टर टू प्रमोट एग्रीकल्चर। किसी भी मुल्क को खाने पीने के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए ना, तो उस पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। रेफरेंस लिख लें, आगे आएगा आपकी किताब में सेक्शन 41 एग्रीकल्चरल इनकम, उसको पढ़ेंगे। हाँ, उस पर भी टैक्स नहीं है। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना ये जी। इसको समराइज कौन करेगा बगैर देखे जी? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं कि डेवलपमेंट के पढ़े हैं? डेवलपमेंट के, हाँ जी, बताएं। शाबाश, हाँ स्टार्ट से नहीं, नहीं, सिर्फ टैक्सेस मुल्क में डेवलपमेंट लेकर आते हैं। शाबाश, नंबर 1 सुनिएगा ज़रा, नंबर 1 क्या है? टैक्स एग्जेम्पशन किस में दी जाती हैं? शाबाश, हाँ, अमीरों को ज़्यादा टैक्स लगाएं, गरीबों को और इसके अलावा इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि क्रेडिट्स ऑन डोनेशन, हाँ क्रेडिट्स ऑन डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जी जी, ठीक है, शाबाश, एग्रो इंडस्ट्रीज में इंसेंटिव्स देना, ठीक है, और इसके अलावा है तो 6 पॉइंट छोटी मिलेगी। इससे भी छोटी मिलेगी, ठीक है, थैंक यू जी। जी माशाल्लाह, चलें जी आगे चलते हैं। बेसिक्स क्या है जी? इक्वालिटी नंबर 1, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरियाज, ठीक है, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, किसी परसेंटेज पे अप्लाई करें। सर्टेनिटी, टैक्स लाइबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन, आप इसमें इजाफा कर सकते हैं, द पर्सन, द अमाउंट, द टाइम, द वेन्यू शुड बी सर्टन, हर चीज़ सर्टन होनी चाहिए लॉ के अंदर। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर को सहूलत दें पेमेंट करते हुए। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज द, इसकी क्या एग्जांपल दी थी मैंने आपको? विद होल्डिंग एजेंट्स, ठीक है, कि विद होल्डिंग एजेंट जो है पाकिस्तान में FBR किसी विद होल्डिंग एजेंट को 1 रुपया भी नहीं देता, और वो खुद बेचारे अपना टैक्स डिपार्टमेंट बनाते हैं, मिलियंस उनको पे करके फिर क्या करते हैं? उनको FBR के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, किस अटेम्प्ट में ये सवाल आया था? किस अटेम्प्ट में सवाल आया था? 26 में, मार्च, नहीं, एक बात नहीं, ऐसे अंदाज़ा नहीं लगाना, पैसे लगे हैं। हाँ जी, 22 में, इनका नाम इन्होंने बताया जी 22 में। लेट्स सी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस 20, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस किधर है?
कहाँ है? 2000 ये वाला आपने 21 कहा था, 22 नहीं मार्च कहा था। रिजर्व है आपने अब आइंदा ज़रा मेरे उस्ताद ने एक दफ़ा मैंने एक सवाल का जवाब दिया पूरी क्लास में, तो उन्होंने एक नोट के ऊपर साइन करके मुझे दिए, 5 रुपये का नोट था, मैंने वो संभाल लिया और मैंने कहा कि इसको मैंने खर्च नहीं कभी करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने टॉफ़ी नहीं खानी, इसका बेड़ा गर्क कर दे पकड़ के आपको और जो है इंशाल्लाह पूरे सेमेस्टर में गोलियां मिलती रहेंगी, तो डोंट वरी। वो जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, मैंने कहा देखो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मुझे मेरी यादगार है, राइट, तो इसको आपने संभाल के रखना है। तो व्हाट शी सेड, बस 5 रुपये ही, इट वॉज अ सोविनियर फॉर मी, राइट। ओके जी, प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, द बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है जी? द बेनिफिट प्रिंसिपल, जो ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लो। तो ऑब्वियसली अमीर ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। अभी आप देखें स्कैन्स की ये जो बिल्डिंग है कितनी सारी इसने जगह ली हुई है, तो इन पे टैक्सेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल होल्ड्स, इसकी बजाय आप सेज लिख सकते हैं या स्टेट्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ का जो आसान लफ्ज़ आपको मिलता है। दिस प्रिंसिपल होल्ड, लेकिन ये प्रिंसिपल को ए नहीं कर देना, ये प्रिंसिपल असूल वाला है। दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्सड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टैक्सेस दे शुड बी पेड बाय दोज पीपल, राइट। यहाँ इंडिविजुअल की बजाय आप टैक्स पेयर कर लें तो ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। सादा अल्फाज में अंग्रेजी बना लें, अ टैक्स पेयर शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट he receives from a country, that's it. A taxpayer should be taxed according to the benefit he receives from the country, बस बात मुकम्मल हो जाएगी। Ability to pay principal, जो शख्स जितना ज़्यादा पे कर सकता है उस पर उतना टैक्स लगा दें। This principle states that taxes should be related with the person's income or ability to pay, बस ठीक हो गया। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है, those have a greater income or wealth who can afford to pay should be taxed accordingly. Similarly, even rate of tax could increase with higher income. इतनी बात मुकम्मल है, that's it. एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी कहानियाँ छापनी शुरू कर दें। जो सजेस्टेड सोल्यूशन होता है ना, ये बात याद रखें, जिसने वो बनाया होता है वो भी नहीं 3 घंटे में लिख सकता, पहले आपको बता दूं, क्योंकि ना छापा लगाया होता है, इतना ज़्यादा लिखा नहीं जाता एग्ज़ाम में, आपने बस अपनी ब्रीफ उसको देना होता है काम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन मे बी टैक्स्ड एट अ फिक्स परसेंटेज, दैट इज पीपल हु अर्न मोर एंड स्पेंड मोर शुड पे मोर टैक्सेस बट नॉट पे अ हायर रेट ऑफ टैक्स। कहता है फिक्स परसेंटेज आप लगा सकते हैं, यानी जो लोग ज़्यादा, तो असल में देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इन तीनों को अगर मिला के पढ़ेंगे ना तो एक ही मकसद आपको नज़र आएगा कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स लगाएं, गरीबों को कम टैक्स लगाएं। इससे आपको एक ही बात समझ आएगी। काइंड ऑफ टैक्सेस, राइट, प्रोपोर्शनल और फ्लैट टैक्सेस, फिक्स परसेंटेज आप लगा दें। अ टैक्स सिस्टम दैट रिक्वायर्स द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फॉर ऑल टैक्स पेयर्स, इसको हाईलाइट करें। एक वर्ड होता है लॉ में एड वैलरम, एड वैलरम, एड वैलरम कहते हैं किसी वैल्यू पे टैक्स लगा देना, किसी, इसको एड वैलरम बोलते हैं, लॉ में लिखा होता है, बता रहा हूं आपको। आप कहेंगे सर मुझे एड वैलरम के अगेंस्ट कोई एग्जांपल दें, वो है इस वक्त टोबैको के ऊपर जो टैक्स है पर केजी के हिसाब से लगा हुआ है, वो उसकी वैल्यू पे नहीं लगा हुआ। आपका टोबैको ए क्वालिटी का है, बी का है, सी का है, आपको पर केजी टैक्स देना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्वांटिटेटिव टैक्स लगा हुआ है, एड वैलरम टैक्स नहीं लगा हुआ।
याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। कहता है जी एक सिस्टम ऐसा जो एक सेम परसेंटेज अप्लाई कर दे ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल टैक्स पेयर रिगार्डलेस ऑफ देयर अर्निंग, बस इतनी बात मुकम्मल है। एग्जाम्पल, कंपनी टैक्स एट द रेट ऑफ 29%, डिविडेंड जी, डिविडेंड टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, यानी इनकम बढ़े या कम हो इससे कोई फर्क, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स जी। इस ओके, याद नहीं भी हो रहा, मैं करवा दूंगा आगे जाके याद इनकम टैक्स में। फिलहाल आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपने जहन में प्रोपोर्शनल टैक्स की कोई एग्जांपल रखनी हो तो कंपनी 29% टैक्स है, राइट। डिविडेंड का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसके ऊपर भी फिक्स टैक्स लगा हुआ है। ये आप एग्जांपल जहन में रख सकते हैं जी। आप पूछ लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। डू यू हैव अ क्वेश्चन? 18% एट द रेट, ये एट द रेट है। हैंड राइटिंग मेरी पूरी पूरी है, ज़रा ध्यान रखिएगा, सही है। नीचे लिखा अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट टैक्स। रिग्रेसिव टैक्सेस a tax that takes a larger percentage from a persons with low income than from the another higher income। आसान अंग्रेजी बना लें इसकी, कोई मसला नहीं है। a tax system where the lower tax is taken from a person with a higher income and vice versa। और इसी की डेफिनेशन को अगर उलट कर लें प्रोग्रेसिव टैक्सेस में, a tax system where the higher percentage of taxes is applicable on a person with a higher income and vice versa। ठीक है, तो सादा डेफिनेशन आप खुद से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लिखने का। मेरा एक दोस्त कल का रो रहा है, कौन है वो? जिमनाए, सही है। उसने शिकायत लगाई है कि इमरान साहब आपके स्टूडेंट जो हैं वो मेरे से बात नहीं कर रहे, उदास हो गया बेचारा, तो आपने इसकी उदासी को दूर करना है। इस ओके? मैं अल्लाह नहीं हूँ, नाउज़-बिल्लाह। मैं आपके दिल के भेद नहीं जानता। मैं कहूँगा समझ आ गई, आप कहेंगे यस सर, फिर मुझे समझ आएगी। जी क्लियर? नो करंट, समझ आ गई है? यस सर। थैंक यू। देखिए मैंने आपको थैंक यू कहा है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर क्या है टैक्स लॉज के? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। बस ये बेटा एहतियात करनी है एग्जाम में कि कैरेक्टर पूछ रहा है तो प्रिंसिपल नहीं लिखा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो कैरेक्टर, क्योंकि चीज़ें रिडंडेंट हैं, थोड़ा सा आपने इसकी एहतियात करनी है। इज़ एनफोर्स टैक्स इज़ एन इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स पेमेंट इज़ नॉट वॉलंटरी इन नेचर एंड द इम्पोजिशन इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल मैंने लिखनी थी, मैं भूल गया हूँ। इसकी एग्जाम्पल क्या पाकिस्तान में? इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव टैक्सेस किसके लिए हैं? इस वक्त इंडिविजुअल पे लगे हैं और पार्टनरशिप फर्म पे लगे हैं। कंपनी पे कौन सा लगा हुआ है? प्रोपोर्शनेट। रिग्रेसिव टैक्स की कोई पाकिस्तान में फ़िलहाल एग्जांपल मौजूद नहीं है। एक दफ़ा थी, वो थी वॉलंटियर टैक्स कंप्लायंस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज VTC, वॉलंटियर थी। आप चाहें तो अडॉप्ट करें, चाहे तो अडॉप्ट नहीं करें। इट्स ओके। 3 types of taxes, 3 types of taxes। Who will summarize? Raise hand, raise hand। अब आप बताएं। नहीं, आप बता दें जी। शाबाश। हाँ, एग्जाम्पल?
प्रोपोर्शनल टैक्स एग्जांपल कंपनी है शाबाश। 29%, डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर 15% लगा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट पे जीरो तो हाँ अगला बता दें। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया रिग्रेसिव टैक्स, इसके ऊपर जितनी इनकम ज़्यादा उतनी टैक्स की परसेंटेज कम होती जाएगी। हाँ उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स, जितनी इनकम ज़्यादा उतनी टैक्स की परसेंटेज ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। डिविडेंड पे फिक्स होता है, डिविडेंड पे फिक्स टैक्स लगा हुआ है 15%। अगर ये गलत होते तो मैं भी ले लेता इनसे वापस ऐसा हो सकता था जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास टैक्सेस इज जनरली पेएबल इन कैश। ठीक है जी। टैक्सेस इज प्रोपोर्शनेट इन करैक्टर। परसेंटेज पर प्रोपोर्शनेट मीन, देखें प्रोपोर्शनेट डजंट मीन कि सिर्फ परसेंटेज है यहाँ पर वर्ड कि कोई परसेंटेज अप्लाई करें पर पर्सन ना लें। यानी ऐसा नहीं है कि जी आपके घर के कितने अफराद हैं जी 5, इतने पैसे दे दें, ऐसे टैक्स नहीं होना चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस शुड बी बेस्ड। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी अंग्रेजी की याद रखें, जहाँ पर इज़, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन ये अल्फाज आएंगे, या तो इसके बाद जीरंड आ रहा होगा ING, या इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को बेटा। ठीक है, तो ये देखें शुड बी बेस्ड, हल्का हल्का ज़रा ये भी चीज़ साथ साथ जहन में रखनी है कि इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, हायर इनकम ऑफ द टैक्स पेयर द बिगर द अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी पेड। टैक्स शुड बी लेविड ऑन द इनकम, ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी। बंदों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएं, या इनकम पे लगाएं, ट्रांजैक्शन पे लगाएं, या प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं। इस वक्त प्रॉपर्टी पे टैक्स की एग्जांपल है CVT। प्रॉपर्टी की एग्जांपल क्या है? CVT लगा हुआ है। ठीक है। ट्रांजैक्शन की एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? विद होल्डिंग टैक्स, गाड़ी खरीदी टैक्स लग गया, बिजली का बिल पे किया टैक्स, ये ट्रांजैक्शन पे है। और इनकम की एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स, इसकी एग्जांपल है CVT। टैक्सेस आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड और लेविड ऑन एक्ट, राइट्स और प्रिविलेजेस। इतनी ही बात दोबारा अंग्रेजी में रिपीट कर दें, इतना औखा होने की जरूरत नहीं है। टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट विच हैज़ अ जुरिस्डिक्शन, ये एक नया लफ्ज़ आया है, ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी। जुरिस्डिक्शन कहते हैं हद, स्कोप। जुरिस्डिक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं मिसाल देता हूँ। इस वक्त जो इनकम टैक्स है उसकी जुरिस्डिक्शन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम और उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों के ऊपर है। समझाने की कोशिश करने लगा हूं। इनकम टैक्स का इस वक्त अगर कोई पक्ष पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो वो हमारी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों हमारी जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगी, हमारे स्कोप में आ जाएंगी, हम उससे टैक्स लेंगे। ओके। बट इफ अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट देन his foreign source income is not under the jurisdiction of tax laws, तो फिर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम हमारी जुरिस्डिक्शन से निकल जाएगी। एग्जाम्पल ट्रंप। ट्रंप क्या है? पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट। तो जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट हैं उनकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अब ये वर्ड क्लियर हुआ? जुरिस्डिक्शन ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल होना है। जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि हमारा स्कोप क्या है, मेरी हद क्या है, क्या ये मेरी हद में आता है या मेरी हद से बाहर है, ये इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। एक होती है बाउंड्री, एक होती है फिजिकल जुरिस्डिक्शन। क्या होती है? फिजिकल जुरिस्डिक्शन। फिजिकल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जो लिखा होता है थाना, हदूद फलाना शुरू हो गया यहाँ से, उसको कहते हैं फिजिकल जुरिस्डिक्शन।
और ये क्या होती है, लीगल ज्यूरिसडिक्शन, कि उसकी लीगल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो क्या होना चाहिए, द टैक्सेस शुड बी लेविड बाय द स्टेट, राइट, हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी। जो लोग, जो प्रॉपर्टी और जो लोग उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आए उस पे अप्लाई होना चाहिए, यही अंग्रेजी लिख दीजिएगा। टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, टैक्सेस शुड बी लेविड बाय द लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जैसे पाकिस्तान में FBR है। टैक्सेस शुड बी लेविड फॉर द पब्लिक पर्पसेस, पब्लिक के लिए होने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम, फिस्कल एडिक्वेसी, फिस्कल क्या था, फिस्कल क्या बताया था, फाइनेंस, एडिक्वेट मुनासिब। तो इसकी मैंने 3 टर्म बताई थी, फिस्कल एडिक्वेट, फिस्कल सरप्लस एंड फिस्कल डेफिसिट। तो कम अज़ कम साउंड सिस्टम के अंदर उतना टैक्स लाजमी लें जितने के आपके एक्सपेंडिचर हैं। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज अ होल शुड बी सफिशिएंट टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ बिजनेस, एक्सपोर्ट टैक्सेस, ट्रेड बैलेंसेस एंड पेमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इतनी बात भी मुकम्मल हो चुकी है। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देयर आर, 5 ये इनको मैंने क्या बोला था, इनको क्या बोला था, इनलैंड रेवेन्यू, क्या बोला था। अच्छा, जो कमिश्नर इन चारों को डील करेगा उसको क्या बोलेंगे, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, क्या बोलेंगे, जो इन चारों को डील करेगा। वो टैक्स ऑफिसर जो इन चारों को डील करेगा बोलेंगे ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू कौन से हैं बोलिएगा, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और CVT, एक्सीलेंट, और कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इनलैंड रेवेन्यू नहीं है। इक्वालिटी और थियोरेटिकल जस्टिस, टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, ये वही सेम चीज़ है। ओके हाँ जी, फॉरेन सोर्स इनकम एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम। कुछ चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो फुल फ्लेज हमारा आगे टॉपिक है, यहाँ पर आपको उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, वो जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ जहन में हल्की सी बैठ जाए, क्योंकि आगे वो फुल फॉर्म में आनी है। देखें, ये मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सी चीज़ मैंने कब एक्सप्लेन करनी है। जब मैं चीज़ को एक्सप्लेन करूँ फिर मैं पूछूंगा अब इसके ऊपर आप बात करें। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, फिजिबल क्या होता है, मुनासिब, इंतज़ामी तौर पे जो मुनासिब हो। इन अ सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू द टैक्स पेयर्स, अंडरस्टैंडेबल, कैपेबल ऑफ एनफोर्समेंट बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। कन्वीनियंट टू द टाइम, तो हमारे पास इस वक्त जितने भी डिस्प्ले में नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है। कोई बात जी, फिर इसको इधर कर लेंगे ताकि मैं जो है वो कर लूँ, ठीक है जी। तो एक सक्सेसफुल जो टैक्स सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि टैक्स क्लियर होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, कैपेबल ऑफ एनफोर्समेंट बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। ये जो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए। इंशाल्लाह जब आप फर्म में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कितने ट्रेंड हैं ये। यू विल फेस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइट, वहाँ पर जाके आपको मिलेंगे। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, ठीक है। और क्या होना चाहिए आपके टैक्सेस सिस्टम जो है, इकोनॉमिक गोल। इकोनॉमिक गोल्स क्या है, डेवलपमेंट करनी है कंट्री के अंदर, आपने ब्रिजेस बनाने हैं, समझ रहे हैं ना इकोनॉमिक। तो आपको कल मैंने दिखाया था आपको बजट ब्रीफ जो था, इधर टैक्सेस लिखे हैं, उसके आगे इकोनॉमिक गोल्स लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा गोल कौन सा था जिसने हमें गोल किया हुआ है, सूद। सबसे बड़ा हमारा इस वक्त इकोनॉमिक गोल कौन सा है, पेपर में नहीं लिखना, आपकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा था सर
रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे की आंख आपको देख रही है। टैक्सेस शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स और प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट विच परटेन टू द बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर द मैसेज। आप इसी को अंग्रेजी में आसानी से लिख सकते हैं, द टैक्स सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंट और कंपेटिबल विद द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ अ कंट्री। इसी लाइन को ही स्टेटमेंट बना दें तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक होगा। बजाय नीचे वाली औखी लाइन लिखने के सादा अंग्रेज़ी आप लिख सकते हैं, वो ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, इट्स ओके, टाइम हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट हमारा ये सिर्फ बच गया है कि जो 5 टैक्सेस हैं, ये जो 5 टैक्सेस हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको मंडे को कर लेंगे। होपफुली आई विश कि आज मैं इसको कंप्लीट कर देता, लेकिन आप समझें कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो 5 टैक्सेस यहाँ पर लिखे हुए हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में मैंने कभी देखे नहीं है कि किसी उसने पूछा हो। ये उसने ज़रूर पूछा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे। आपने करना क्या है, आपने अब करना बेटा ये है, चैप्टर 1 फ्रॉम माई साइड इज़ क्लोज्ड। आपने इसके पास पेपर्स को देखना है, इसकी प्रेपरेशन करनी है, राइट। और इसका आपको शेड्यूल मिलेगा इसका टेस्ट के लिए, राइट। तो आपने वो टेस्ट देना है। उस टेस्ट को फिर हम देखेंगे कि हाउ यू प्रोड्यूस द आंसर, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपके पास नॉलेज है, आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो मेरे मुताबिक जो है फिर आप उसको सही से एंटरटेन नहीं कर रहे। नॉलेज होना इज़ वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग द आंसर, हाउ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन को रीड कैसे कर रहे हैं, उसको लिख कैसे रहे हैं। किसी एक दिन मैं किसी एक बच्चे की अंग्रेज़ी आपको ठीक करके दिखाऊंगा। अंग्रेज़ी से मुराद ये नहीं है लिखाई उसकी। आप कहेंगे सर अपनी तो ठीक कर लें, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट, मेरी डिग्री कैंसिल नहीं होनी, आपको ज़रूरत है, सही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम, और मैं बाज़ का दावा करता हूँ कि मैं एक दिन में आपकी हैंड राइटिंग ठीक कर सकता हूँ, किसी एक दिन में, और इंशाल्लाह आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है जी, हैव अ गुड वीकेंड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।